प्रकाश जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम देखो, अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना, तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले ही लूंगा, और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी लूंगा। अरे, मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जायदाद पर ही पड़ी है। अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना। और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर रखे तो? तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, और जो मैंने तुम्हें दिया है ना, उसमें से बस मैं आधा लेकर जाऊंगा। अरे, लेकिन अब आप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी में से आधी वापस क्यों लेकर जाएंगे? अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखने को तैयार हूं तो? इसलिए ताकि भविष्य में अगर तुम मेरी बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पति का हो। वैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने पति की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए ना। अब अगर तुमने मेरी बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कानी ही मिलेगी, पूरी नहीं। जमाए राजा। किशोरी लाल और राघव समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अब उनके पास वहां से निकलने का कोई चारा नहीं है। अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला होती है। एक तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, ऊपर से बीवी मिली, उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने हैं। आए बड़े, चुपचाप बैठो दोनों। कुछ दिनों के बाद नैना राघव की कार लेकर बाजार घूमने निकलती है और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या? एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है। लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है। अरे अरे, कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू। वो क्या है ना पापा जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी। मुझे तो सिर्फ आधा ही दिखाई दिया और वो गाड़ी मेरी कार से रगड़ते हुए निकल गई। अब मैं क्या करूं बताओ? आप इसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा? तुम्हारे पापा। तुमने मुझसे इस तरह से बात की? अभी रुको। नैना राघव की शिकायत ओम प्रकाश को कर देती है। देखो राघव, अब जो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी ना, उसमें से आधी और मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डांटा। अरे नहीं नहीं पापा जी, गलती हो गई, माफ कर दो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अगली बार मेरी बेटी को डांटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुम्हें कानी बहू मिली और ऊपर से जो माल मिला वो भी काना। इस तरह राघव की हर एक गलती पर ओम प्रकाश उसकी प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और राघव को कानी बीवी से काम चलाना पड़ा। भाई लालच वाकई में। बाबा, आप रुक जाइए, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये दिन पर दिन मौसम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आ पाएगा। तभी बहुत तेज आंधी तूफान चलता है। अरे देखो, जरा देखो, कितनी तेज तूफान चल रहा है। अरे महेश बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर तिरपाल तो लगा कर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी तिरपाल। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। महेश के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर बारिश की वजह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। हे भगवान महेश, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज है, तुझे ईंटें रख देनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि तिरपाल उड़ गई। चल चल मेरे साथ चल। अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। देवेश इतना बोल ही रहा था कि घर के अंदर वाकई छत से पानी टपकने लगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो, चलो चलते हैं जल्दी से। दोनों बाप बेटा बारिश में बाहर निकलते हैं और झोपड़ी की छत पर तिरपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर न जाए। ठीक है पिताजी, सही सही रखूंगा। महेश इतना कहकर अच्छे से ईंट से तिरपाल को दबाने लगता है, जिससे छत ढक जाती है और झोपड़ी में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते हुए बेचारे दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह भीग जाते हैं। अरे चलो बेटा, बहुत ठंड हो रही है, बाहर घर में चलते हैं। चलो, बरसात में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए। जब दोनों बाप बेटा घर के अंदर आ जाते हैं तो मेघा उन्हें सूखा कपड़ा देती है और अपना शरीर पोंछने के लिए कहती है।
आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। मेघा के दिए हुए कपड़े दोनों पहन लेते हैं। तभी बीमार शकुंतला बिस्तर पर पड़ी हुई मेघा से कहती है, अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। मेघा अपने सिर पर एक सफेद कट्टा रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंटें लाकर घर के अंदर ही छोटा सा चूल्हा बना लेती है और उसी पर खाना बनाना शुरू करती है। अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। पिताजी, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी था। मेघा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। वो खाने में नमक मिर्च वाले चावल ही बना पाती है। माँ उठो, ये लोग खाना खा लो। शकुंतला मेघा के हाथों से खाना खाती है। शकुंतला के पूरे शरीर को पैरालाइज हुआ था, जिसके कारण ना तो वो हिल सकती थी और ना ही वो उठ सकती थी। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। कोई बात नहीं माँ, बच्चे समय के अनुसार बड़े होते हैं, लेकिन मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो इस कदर लाचार हो गई हूँ कि तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। शकुंतला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेघा उसके आंसू पोंछकर अपनी मां को हौसला देती है, जिसके बाद वो अपने भाई और पिता के साथ बैठकर खाना खाती है। बारिश होती ही रहती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। खाना खाकर वो सभी सो जाते हैं। आधी रात के समय जिस तरफ शकुंतला का बिस्तर होता है, वहां पर पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। मेघा लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? ये पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। शकुंतला रात भर अपने ऊपर टपकते हुए पानी को ऐसे ही झेलती रहती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसके पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। अरे ये क्या माँ, आपको तो बहुत ही बुखार हो गया है। रात भर ये झोपड़ी की छत टपकती ही रही। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं गई। ये सुनकर मेघा को बहुत अफसोस होता है। वो सूखे कपड़ों पर अपनी माँ को सहारा लगाकर लिटा देती है और उनके कपड़े भी बदल देती है। लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है। अरे ये क्या हो, यहाँ तो पानी भर रहा है। अरे लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। अरे हम लोग क्या करें? अरे बेटा महेश, अरे भाई, अपनी माँ को कंधे पर उठा, नहीं तो हम सभी बह जाएंगे। अरे पानी में कोई जुगाड़ करता हूँ बेटा। देवेश फौरन घर के बाहर जाता है। जहां वो आसपास देखता है, उसे एक रेडी दिखाई देती है। देवेश उसे लेकर आता है, जिस पर शकुंतला को लिटा देता है। अरे चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। हमें अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पानी में हम डूब जाएंगे। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पानी में डूबकर बह जाती है। हमारी ऐसे ही जब गंगा और रमेश घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गंगा की नजर उन चाचा पर पड़ गई, जिनके साथ वो कल ही माँ के घर से अपने ससुराल आई थी। अरे चाचा जी, आप यहाँ? और चाचा जी, आप इस तरह उदास खड़े क्यों हैं? अरे बेटी, अब तुझे क्या ही बताऊं। जब से वो रिक्शा चलने लगा है ना, तब से बैलगाड़ी में जाने के लिए सवारी ही नहीं मिलती। आज तो अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा है। यही सब सोचकर मन बहुत उदास हो गया है। अब हम जैसे गरीब लोग तो वो नया रिक्शा खरीद भी नहीं सकते। अरे भाग्यवान, ये चाचा कौन है? मैंने तो इन्हें पहचाना नहीं। अरे जी, कल जब मैं घर आ रही थी, तब इन्हीं चाचा जी ने अपनी बैलगाड़ी में मुझे घर तक छोड़ दिया था। अच्छा, वैसे भाग्यवान, इनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और जैसा इन्होंने बताया कि आज इनके घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है, तो क्यों ना हम जो सामान अपने घर के लिए लाए हैं उसमें से इन्हें दे दें। इससे इनकी मदद भी हो जाएगी और हमारे लिए थोड़ा सा सामान रख लेंगे। अरे जी, आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। चलिए, हम अपने सामान में से इन्हें कुछ सामान दे देते हैं। चाचा जी, क्या आपके पास थैला है? आप हमारे सामान में से कुछ सामान ले लीजिए। हाँ बेटी, मेरी बैलगाड़ी में हमेशा एक थैला रखा रहता है। चाचा जी के ऐसा कहने पर गंगा ने अपने थैला से कुछ सामान निकाला और आदर पूर्वक चाचा जी को दे दिया। बेटी, तुम दोनों का दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम दोनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम लोगों ने मेरी ये मदद ना की होती, तो शायद आज घर पर सभी को बिना खाए ही रहना पड़ता। तुम दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे चाचा जी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे चाचा जी अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। ऐसा कहकर गंगा और रमेश अपने घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए ना, क्या बात है? भाग्यवान, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम अपनी दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हो। सौतेली ही सही, वो तुम्हारी बहन तो है। तुम दोनों एक ही घर में साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए हो। ऐसे में दिल में इस तरह की नफरत पालना ठीक बात नहीं है। अरे जी, अब आप भी उस गरीब गंगा की तरफ होने लगे हैं। आखिर आपने उस लावारिस गंगा में ऐसा क्या देख लिया जो आप मुझसे इस तरह बातें कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों ही बहनें हो, और अगर तुम मिलजुल कर रहोगी तभी जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप ये सारी बातें रहने ही दीजिए। मैं उस लावारिस गरीब बहन के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती हूँ। कृपया आप ये सब बातें यहीं छोड़ दीजिए। विवान भले ही अमीर था, लेकिन उसका मन सीता की तरह अमीरी गरीबी का भेद नहीं करता था। वो स्वभाव से सीधा साधा, सरल और नेक इंसान था। रामलाल अकेले चारपाई पर हाथ बांधे बैठे थे और मन ही मन खुद से बातें कर रहे थे। पता नहीं भाग्यवान और सीता गंगा से क्यों इतना नफरत करती हैं। सौतेली हुआ तो क्या हुआ, वो भी इसी घर की बेटी है। आज जो मैंने बाजार जाते देखा, उसके बाद तो सीता ने हद ही कर दी। सबके सामने बाजार में अपनी दीदी से वैसा व्यवहार कौन करता है भला। अब ऐसे और नहीं चलेगा, मुझे रमेश से मिलकर अच्छे से बात करनी पड़ेगी। इसी तरह रामलाल जब खुद से बातें कर रही होती है, तभी माया उनके पास आ जाती है और उनसे कहती है, अरे जी, ऐसे अकेले अकेले बैठकर इतना क्या सोच रहे हैं आप? नहीं भाग्यवान, कुछ नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल एक बार गंगा के घर होकर आऊं। उस दिन भी बेटी गंगा मेरे पहुंचने से पहले ही चली गई थी, इसलिए उसे ठीक से मिल नहीं पाया। रमेश से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो कल एक बार जाकर आऊंगा। वाह, उस लावारिस के घर जाने का तो आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी सीता के घर भी तो आप जा सकते हैं। भाग्यवान, मुझे इस समय कोई बहस नहीं चाहिए। कुछ बातें दिमाग लगाकर भी सोचा करो। उस दिन मैंने सीता और विवान को खाना वाना खिलाकर अच्छे से घर के लिए रवाना किया था, लेकिन गंगा से जाते वक्त मिल भी नहीं पाए। खैर, ये सब तुम्हें कहकर भी कोई फायदा नहीं। अगर खाना बन गया हो तो चलो दोनों मिलकर खा लेते हैं। रामलाल के ऐसा कहने पर माया ने कुछ नहीं कहा और दोनों खाना खाने रसोई में चले गए।